मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी साफ सुथरी छवि, स्पष्टवादिता और बेलाग बयानों के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल आज हमारे साथ एक खास बातचीत में शामिल हैं। गाय, कृषि, नर्मदा संरक्षण, राजनीति और समाज, हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय और सीधी बात वो रखते हैं। बता दें कि जालम सिंह पटेल का कहना है कि कृषि को आज व्यापार बना लिया गया है, जबकि किसानी परोपकार है, व्यापार नहीं। मंत्री रहते हुए उन्होंने आयुष विभाग और मंडी प्रशासन में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और कई बार चर्चाओं के केंद्र भी बने। दिग्विजय सिंह के हाथों से शील्ड ना लेने से लेकर एसआईआर विवाद, नर्मदा संरक्षण, चुनाव लड़ने की तैयारी और राहुल गांधी पर लगाए गए बड़े आरोप, इन सभी मुद्दों पर वे खुलकर बोलते हैं। तो चलिए सुनते हैं न्यूज आवर के एडिटर इन चीफ ब्रजेंद्र सिंह वर्मा के साथ पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल की यह सीधी, सटीक और निर्भीक बातचीत। स्वागत है आज की खास मुलाकात में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं जो किसी पहचान की या परिचय की मोहताज नहीं है। माननीय पूर्व राज्य मंत्री जी, 2 बार के विधायक जी, श्रीमान जालम सिंह जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके राजनीतिक सफर के बारे में और इन्होंने जो विकास के कार्य किए हैं क्षेत्र में, प्रदेश में, समाज के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए जालम सिंह जी से बात करते हैं। भाई साहब प्रणाम जी। पूरे प्रदेश में पटेल परिवार की चर्चा है, प्रतिष्ठित परिवार और सांस्कृतिक रूप से संपन्न, धार्मिक रूप से संपन्न, मां नर्मदा को मानने वाला परिवार और उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ धनाढ्य परिवार। राजनीति में आने का विचार कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो आपके चैनल उदासों को बहुत बहुत तो शुभकामनाएं, आपको भी धन्यवाद। चर्चा का अवसर आपने दिया है। राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो विचार के कारण उस काल के समय जब हम लोग छात्र राजनीति में थे तो उस समय कांग्रेस का पूरे अंचल में, प्रदेश में बोलबाला था और उसके साथ अत्याचार भी उतनी ताकत के साथ थे। और पढ़ाई लिखाई के साथ जब लगा कि न्याय जब देखा तो जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र था उसके अन्याय के खिलाफ, कांग्रेस के विचारों के खिलाफ हम लोग सब लोग खड़े हुए और उससे सफलताएं मिली बहुत। जो अत्याचार हुए तो उस पर रोक लगाने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया, एक टीम बना के। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा विचार था, जो एक विचार देशभक्त पार्टी जो पहले वो दल के ऊपर देश को मानते हैं, तो इस विचार के साथ मैं जुड़ा। उनके पहले मेरा जुड़ने का एक, मैं राजनीति में कम इंटरेस्ट रखता था। तो जब हम लोग मैं पढ़ता था साइंस कॉलेज जबलपुर में, तो हॉस्टल में था, तो भाई साहब ने बोले अटल बिहारी वाजपेयी जी आ रहे हैं। सुपर मार्केट में उनकी सभा थी। तो मैं जन नेताओं को सुनता नहीं था। हम लोग उनका बहुत 22-23 लड़के थे, तो हमने कहा हम तो पिक्चर देखेंगे, आप लोग जाना। तो हम पास में एक ज्योति टाकी थी, वहाँ गए, थोड़ी देर पिक्चर देखी, अच्छी नहीं लगी, हमें चलो चलते हैं। तो उस समय जब सुपर मार्केट में पहुँचे लगभग 10 बजे रात में, 9, साढ़े 9, 10 बजे रात में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी युवाओं के बारे में उस समय बोल रहे थे कि ये युवाओं का देश है और युवा स्वार्थी होते जा रहा है, उसको सिर्फ खुद से मतलब है, देश से मतलब है, समाज से मतलब नहीं है, अपने कैरियर के बारे में सोचता है। ऐसा कुछ तुमने और युवाओं के लिए 1-2 मिनट उन्होंने बोला। तो वो बात पर जमी उनकी। उसके पहले भाई साहब मोर्चा में काम करते थे, तो वहाँ फिर इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रभावित होकर पर उस विचारधारा के साथ और ताकत के साथ आगे बढ़े। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द मन में बैठ गए जी। फिर उन शब्दों के साथ कि हम युवा हैं जी, युवा होने के नाते हम देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। और उस समय जो अन्याय या जो उत्पात हो रहे थे कांग्रेसी लोगों से, उसके खिलाफ भी मन में कहीं ना कहीं एक द्वंद्व चल ही रहा था। 2 बार के विधायक, जब पहली बार विधायक बने तो क्या क्या सुधार के कार्य किए? 2003 में पहली बार
2003 से 2008 में विधायक था और उस समय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और मेरे सामने 2 बार के वित्त मंत्री अजय नानोसरान जी, उनसे मेरे चुनाव फाइट थे। चूँकि ये गोटेगांव विधानसभा तो 77 से सुरक्षित है, तो जिला मुख्यालय नरसिंहपुर से मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। तो उस समय तो कोई ज़्यादा पूरा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें कोई विकास के नाम पर जीरो हुआ करता था और उस समय हमारे यहाँ सामाजिक द्वंद्व ज़्यादा थे, लड़ाई झगड़े, मर्डर हो जाना, हर 15 दिन में किसी की हत्या हो जाना। मतलब एक, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस का उस समय एक जरिया हुआ करता था लोगों को जोड़ने का, और ख़ासकर जो मेरी समाज है, लोधी समाज, घर घर में या गांव में ऐसे। तो फिर धीरे धीरे जब जाके लोगों से बात कर, 2000 में तो मैं मंडी अध्यक्ष बन गया था, गोटेगांव का मंडी अध्यक्ष था मैं। और उस बीच में मंडी अध्यक्ष रहते हुए दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 1 साल में जब मैं बना था तो उस समय आय थी मात्र 23 लाख की राशि की, और 1 साल के अंदर 1,46,00,000 की आय हो गई मेरी मंडी की, क्योंकि उसमें जो जितने लूप होते थे उसको ख़त्म कर दिया। गुड। और मुझे मध्य स्तर में पहले नंबर पुरस्कार मिला। अब दिग्विजय सिंह जी से लेने का मौका आया तो मैंने कहा मैं दिग्विजय सिंह से नहीं लेता, मैं वहाँ से बाहर आ गया। और बाद में फिर जो कालू खेड़ा जी मंत्री जी, उनके चैम्बर में मैंने महेंद्र सिंह कालू खेड़ा, हाँ, उनसे प्रस्ताव वो पुरस्कार लिया। 50,000 का पुरस्कार मिला था और मुझे मिला था, और एक शील्ड मिली थी। तो मंडी में मैंने जाकर 50,000 जमा किए। और फिर इसके बाद फिर मैं 2003 में ये चुनाव लड़ा। तो इस प्रकार फिर विकास की गति जैसे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे, हाँ, फिर मैं वहाँ से 17,000 वोट से उनसे अजय मुसान को हराया था। दिग्विजय सिंह से ट्रॉफी नहीं लेने का कारण? दिग्विजय सिंह जी की जो अत्याचार थे, राजनीतिक विचारधारा उन्होंने दुश्मनी जैसी बना ली थी। उस समय उनके एक उसके पहले एक हमारे गुरुजी पर एक झूठा नरवली का केस बना था, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और सारे जो यहाँ से शंकराचार्य जी थे वो, उसके कारण एक विवाद जैसा यहाँ खड़ा हो गया था। उसका प्रतिकार करते हुए हम लोगों पर बहुत सारे केस बने थे। ऐसे लोग 300 लोग थे जिनमें बहुत सारे केस थे। तो ऐसा प्रतिद्वंदा जैसी, और उन्होंने गोली मारने के आदेश किए थे मेरे ऊपर, और फरारी में राजपा लग गई गोली। फिर हमारे जनपद के उपाध्यक्ष थे उस समय नेतराम पटेल जी, उनको गोली मारी दी थी पुलिस ने। और उस समय भी हमारे जो गुरुजी थे, गुरुजी ने पहले ये मुझे बता दिया था कि इस समय गोली चलना थी। उस समय हमने बोले तो 4-8 दिन के लिए ओमकारेश्वर चले। मैं तो चला गया, उनसे बोला था, मगर वो नहीं गए। और सब पुलिस ने 1000 पुलिस का घेरा भी बना लिया था कि गोली चलानी है। ये क्रम पहले भाई साहब के लिए था। अच्छा। हाँ, फिर किसी कारणों से कि अगर ऐसा करोगे आप, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर बाकी लोग और नहीं बचेंगे। फिर हम लोगों को टारगेट करके उन्होंने, और ये स्थिति फिर बनी। फिर वहाँ से ऐसी चूँकि शुरुआत हुई, युवा थे तो अत्याचार के खिलाफ लड़े। थानों में उस समय आए दिन ये सब घटनाएं होती थी, पैसा लेना, अनावश्यक केस बना देना, मारना। तो पढ़ाई लिखाई का जो असर होता तो सबसे अधिकारियों से बात करना, ये सब बात होती थी। पहले इसके पहले कोई तसास नहीं करता था। भाई साहब युवा मोर्चा में थे, उनकी टीम थी, पूरे प्रदेश में काम कर रहे थे। तो ऊपर से भी सपोर्ट, फिर मतलब जो बहुत सपोर्ट, मतलब आके चर्चा करना, बात करना होती थी। अच्छा, युवा मोर्चा उस समय अच्छा मजबूत था। जो आज की भाजपा है, उस समय का युवा मोर्चा दोनों छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दोनों नेता यहाँ होते थे, काफ़ी मजबूत था उस समय। तो फिर दूसरी बार भी टिकट मिला? जी, दूसरी बार फिर हम जनशक्ति से चुनाव लड़े, 8 से। तो उसमें फिर हम लोग चुनाव यहाँ की 4 सीट हार गए, भारतीय जनशक्ति पार्टी, या उससे हम चुनाव लड़े तो 4 विधानसभा यहाँ की हार गए। मध्य प्रदेश में तो सरकार बन गई, मगर नरसिंहपुर जिले की 4 सीट हारे। और इसके साइड इफेक्ट नहीं है, कुल मिला के जो दवा है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और एलोपैथी के हर दवा का साइड इफेक्ट, किडनी फेल, शुगर, ये वो जो अभी यही कृषि की भी यही हालत है
किसानी में की अगर हम बात करें तो किसानी में भी यही हो रहा है। इतना सारा अभी खाद और पेस्टिसाइड डाला जिसके साइड इफेक्ट के कारण बीमारियां हो रही हैं। अब पिछले बार हमारे ज़िले में दुगना यूरिया आ गया। बरसात में दुगनी यूरिया की शार्टेज नहीं होती थी। जैसे मान लो 100 बोरी आता तो 200 आ गया। इसके बाद भी शार्टेज। उसका पर हम लोगों ने गए देख कर पूछा तो उसमें ये है कि उसमें 5 बोरी एकड़ अपने 19 में डाल दिया मक्के में, जबकि इसके पहले तो डलता ही नहीं था। अब 5 बोरी डालेंगे 1 एकड़ में, या 3 डालना, 3 तो था पर किसी ने 5 बताया। अब वो तो पूरा तो पेड़ लेता नहीं, खेत जमीन में भी जा रहा, फिर पानी में जा रहा, लौट के यहीं आने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा मन या कोराजिन डलती है गन्ने या बाकी चीज़ों में, वो भी ऐसा कंटेंट है जो ख़त्म नहीं होता। और ऐसा बताते कि रिपोर्ट में कि हमारे ज़िले के अभी जो टेस्ट आ रही है उसमें कोराजिन भी आने लगी, जो हमारे को टेस्ट होते शरीर के अंदर कोराजिन हो गई। तो इन सब के जो अभी जो हो रहा है ये, मैं तो इसको एलोपैथी की उपज मानता हूँ। जो अभी जो रासायनिकरण जो हो रहा है, इसके दुष्परिणाम हैं जिसके परिणाम अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। इसके दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतता ही रहे लोग। छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही, छोटे छोटे बच्चों के हृदय में छेद हो रहा है, और उसकी माँ उतनी वो रही हैं। जो भी पशु पक्षी भी ख़त्म हो रहे हैं। हम लोग जो दवाई डालते हैं वो गिल्ली खाते, कीड़ा खाते, वो भी जो पशु पक्षी वो नहीं दिख रहे अभी। क्योंकि मतलब मूलतः किसान हूँ तो मैं जानता हूँ कि क्या हालत है अभी। अभी किसानों को अपनी फसल का पूरा मानदेय मिल रहा है? जैसे सोयाबीन हुआ, गेहूं हुआ, दूसरी फसलें भी। मैं मानता हूँ कि अगर हम कांग्रेस के समय के पीछे जाएं, उसमें जाना चाहिए, तुलना करनी चाहिए, तुलना होनी चाहिए। आज के युवाओं को उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो 85 से खेती कर रहा हूँ। उसके पहले एक लेवी लगती थी, मतलब किसानों से, हाँ कुछ मतलब आपने गेहूं बोया तो इतना गेहूं हमको चाहिए, हाँ मतलब लेवी लगती थी। मंडी में लेवी लगा, मंडी नहीं, एक सोसाइटी लेती थी। हाँ करेक्ट। आप बेचने वहाँ लेना पड़ता था, और वो अपने रेट पे खरीदते थे। और वो देखे। और आज की अगर हम बात करें तो जितने भी अनाज है सरकार खरीद रही, समर्थन ऊपर खरीदती, बाजार भी आपके पास है। तो इसके पहले नहीं था। मतलब अब हम सोयाबीन की बात करें, गेहूं की बात करें, धान की बात करें, चना की बात करें, सारे समर्थन ऊपर सरकार खरीद रही। और गन्ना भी जैसे बात करें, गन्ना भी जब मैं 2000 के पहले वो था तो जैसे 2 रुपये 4 रुपये किलो गुड़ बिकता था, आज 40-50 रुपये बिक रहा है। और समर्थन मूल्य से ऊपर लगातार गन्ना बिक रहा है। तो पहले और अब में बहुत अंतर है। चूँकि जो आज की अगर हम बात करें किसानों की, पहले किसान क्या था, किसान आंदोलन करता था और अपनी बात पे मान जाता था, वो करके उसको समझा था, उसको टाइम ही नहीं था। मगर आज की जो किसान आंदोलन की अगर बात करें, ये ऐसे लोग हैं जो एक फोर्स बना के और इस देश का सिर्फ कैसे किसान का भी नुकसान करना, वो देश का भी नुकसान करना, उनको कोई चीज़ मानना ही नहीं है। भाई कोई आंदोलन, पहले हम लोग कोई भी, हम राजनीति में जो आंदोलन होते हैं, कोई भी आंदोलन होता है तो उस पर एक बैठ के चर्चा होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती। तुम ये हो गया तो उस पर अभी जो हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया की बात करें या फील्ड की अगर बात करें, एक तो वो किसान नहीं है। किसान जो होता है वो सब जानता है। मैंने भी आंदोलन किए, हम भी किसानों के लिए आंदोलन हमने भी किए। तो हमने निकाला था कि भाई कितनी लागत आती है। किसी व्यक्ति से पूछ लें जो है कि तुम्हें निकाल के बता दो, जो किसान नेता हैं, कि इस फसल में कितनी लागत आ रही, कितने दिन कितना हमने बीज बो रहे हैं, कितना उसमें खाद डाल रहे हैं, कितनी सिंचाई कर रहे हैं, कितनी हमारी लेबर लग रही है, कितना हमारा इसमें कटाई में, गहाई में, ऊपर निकाल के ऐसे निकाल के। और हम तो किसी को उसकी जानकारी नहीं है। नहीं किसी को नहीं। तो जिसे हम, क्योंकि किसान हम तो बैठे बैठे लिखता ही है। तो मगर जो आज की हम बात करें, टिकैत वगैरह जो है, बाकी और भी हो सकते हैं, ये एक धंधे वाले लोग हैं। भाई पैसा सरकार आपको दे रही, नहीं तो उल्टा लेती थी पहले, तो आपको देने का काम कर रही है। इसमें कोई दो मत नहीं कि आज किसान संपन्न हो रहा है धीरे धीरे हर क्षेत्र में। मगर अगर हम गोटेगांव नरसिंहपुर की बात करते हैं, इसमें और क्या समस्याएं आप देखते हैं जिनको सुधारा जाना बाकी? देखो, कहने में तो वो किसी को गलत भी लग सकता है,
किसानी जो है वो परोपकार के लिए, किसानी का व्यापार नहीं रही। आज के हिसाब से वो व्यापार उसको समझ लिया, इसलिए वो उसमें ये सब समस्याएं दिख रही। पहले बिजली भी नहीं मिलती थी, पहले कोई बीज की सुविधा भी नहीं थी। वो सब होने के बाद भी चूँकि हम किसान हैं, तो दो चीज़ें ऐसी हैं कृषि में जिसमें लागत ज़्यादा है और फ़ायदा कम है। एक तो कृषि 75% लागत, मतलब हमने 100 रुपये की कोई चीज़ लिखी तो उसमें 75 रुपये हमारी लागत है, 25% उसमें फ़ायदा है। कभी कभी किसी में हो सकता है 40 हो जाए। और इसी प्रकार से गाय है, गाय में भी हम देखते हैं तो गाय में भी 75% लागत है, 25% उसमें फ़ायदा है। गाय में क्या होता है, मान लो कभी गाय गड़बड़ हो गई, बीमार हो गई, बछड़ा मर गया, कम उसको खाना, तो वो या तो वो लगना बंद हो जाएगी, या बीमार हो गई, दूध कम हो, फिर दूध दोबारा नहीं बढ़ता उसका। साल पूरी साल निकल जाएगी। अब मान लो 5 लीटर दे रही है, अगर बीमार हो गई या बछड़ा मर गया, किसी कारण से चोट लग गई, तो वो एक बार 2 लीटर पे आ गए तो 5 नहीं जाएगी, वो साल पूरी निकल जाएगी। यही हाल कृषि के, जो निकल गया उतना ही निकलेगा, थोड़ा कम ज़्यादा हम निकाल सकते हैं। और कहीं आपदा आ गई, ओला पड़ गया, पाला पड़ गया, जे हो गया, कुछ हो गया, तो वो साल पूरी गई। 25% की 75 तो लागत लग चुकी ना हमारी उसमें, वो पता चला वजी रही 25 का फायदा, तो बस पता चला उसमें 100% ही नुकसान हो गया, तो 75 रुपये वो चले गए ना हमारे। जी 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 जी। तो ये उसकी, इसलिए ये कभी उसमें, और जो आज का युवा है, जो आज किसानी कर रहा है, वो व्यापार के हिसाब से उसको देखता है। और व्यापारी तो अपना व्यापार बदल भी सकता है। हाँ, किसान नौकरी करने वाला नौकरी भी बदल लेगा, किसान बदलेगा नहीं, किसान को तो वही करना है, वही करना है। और वही सीजन आता है। रबी की फसल में रबी की फसल होगी, खरीफ में नहीं हो, खरीफ की रबी में नहीं होगी। करेक्ट करेक्ट। तो सब्जी अब्जी के रास्ते पे मैं तो किसानों से यही कहता हूँ, खास कर गाँव से 1-2 एकड़ में ये सब्जी है, बाकी ऐसे जो पैसे देने वाली जो फसलें, उस रास्ते पर अगर जाता तो वो लागत, वो खर्चा वर्चा निकल, खर्चा हमारा वही लगेगा, लेबर हमारी उतनी ही लगनी है। लेबर तो जैसे मान लो 6 लेबर लगी तो वो लगेगी, जितनी लागत है उसमें लागत तो हमारी लगना ही है। अब वो फसल मान लो किसी कारण से नहीं आई, खराब हो गया, अभी सोयाबीन है, सोयाबीन तो बोया हम, अब बारिश इतनी हो गई कि सोयाबीन खराब हो गया, लागत उतनी लगी, लागत उतनी लगी, खाद उतनी लगा, बीज उतनी लगा, सब चीज उतनी लगी, पैदा नहीं हुआ। तो ये हमेशा उसके किसान के साथ होना ही है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बीमा व्यवस्था सरकार, इसके पहले बीमा नहीं था। अब सरकार ने बीमा व्यवस्था कर दी, खरीफ की भी और रबी की भी। गिरदावली हो रही, बकायदा पहले गिरदावली भी नहीं होती थी, अब उसमें पैसा मिल जाता है। और किसान उस रास्ते पे जाए, बीमा करा ले, तो पहले बीमा में सिर्फ बीमा कंपनी किसान हुआ करता था, अब 4 लोग हो गए, सरकार भी हो गई, बीमा कंपनी भी हो गई, बैंक भी हो गई और किसान भी हो गए। अब 4 के पैसे जमा होते, सेंट्रल प्रदेश सब मिला के। पहले कोई नहीं, उनको देना था इसलिए तो बहुत कम पैसा मिलता था, अब पैसा पर्याप्त मिल रहा है किसानों को। अब उस रास्ते पे जाता है तो बीमा पर उसको पैसा मिलता है। हमारे यहाँ कोई मजदूर खत्म हो जाते एक पैसा नहीं मिलता था, अगर कृषि काम करते हुए ख़त्म होता है तो उसको एक्सीडेंट में उसको 4 लाख की राशि मिल जाती है। ये उस समय मंडी अध्यक्ष था तो कुछ नहीं मिलता था, एक माल ख़त्म हो गया था। फिर 2003 से ये लागू हो गया, जब हमारी सरकार आई तो मजदूर हो चाहे हमाल हो, कहीं भी कृषि कार्य करते उसको RBC 6-4 में मिलता है, पैसा मिलता है। गाय में नहीं मिलता था, हमारी कोई बकरी रखे उसमें नहीं मिलता था, उसमें सब में पैसा मिलने लगा। तो फिर कांग्रेस उसका मुद्दा बनाया, वो बात है, महीने में 10 बार आते हैं वो मुद्दा बना, वो तो उन्होंने मुद्दा बनाया था, महीने में 10 बार करीब वो आ जाते हैं क्षेत्र में आते। मैं तो अब जाता ही हूँ, वो भी तो राष्ट्रीय और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता थे। उसके बाद क्षेत्र में विधायक का चुनाव लड़ना भी एक साधारण आदमी के लिए डिमोटिवेशन हो सकता था। वो पहले 8 बार तो लोकसभा के चुनाव लड़े, विधानसभा के चुनाव में कभी लड़े, पहली बार विधानसभा पार्टी ने बोला था, पार्टी का विधानसभा का चुनाव वो लड़े, पार्टी का जो आदेश है वो तो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो जो पार्टी आदेश करेगी वो करेंगे। अब आगे क्या? अब तो एक हम विचार के लिए काम कर रहे हैं, तो विचार में जो पार्टी का आदेश होता है उसका पालन तो किया ही जाता है। अब जब कोई विचारधारा होती तो विचारधारा में फिर दुविधा नहीं होती। अब पार्टी जो काम कर रही है, पार्टी का जो उद्देश्य है, तो उस विचार के साथ तो लगातार काम कर ही रहे और आगे भी करेंगे। उसमें कोई
अलग से कोई विशेष है नहीं, क्योंकि काम इतना होता है। जैसे SIR का काम, हाँ अब इसमें एक घंटे 2 घंटे का समय, दिन भर ये करो, रात में शादी ही कर रहे हैं। दिन भर सुबह से जब लो अभी जो चालू हुए, तो कहीं कोई कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा ही हो रहा है। अभी एक बिल्कुल इंटीरियल क्षेत्र है, तो उसके लड़के को हमने बनाया, तो उसने फिर मुझे कल रात में डाला, कल शाम को डाला कि भाई ये इतना इतना ऐसा ऐसा हो गया है और इतना इतना, जबकि मैं सोच रहा था मुझे वहाँ जाना है। मैंने बोला मैं आता हूँ यहाँ, बोले नहीं ये तो बहुत वो। अभी कल रात में हम लोग बैठे थे तो नरसिंहपुर शहर में जरूर 50%, वो 70% हो गया। और ख़ासकर जो कर्मचारी हैं, संडे में कुछ बढ़ गया, और शेयर व्यापारी हैं चले जाते हैं, बड़े परिवार के लोग नहीं मिलते, जल्दी चले गए या उनके घर के अंदर नहीं जा पाते, तो उसके कारण अब शहरों में जो देखता है कि शहरों में थोड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत, मगर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। अभी 70% तक, अच्छा 72% हो रहा है, हो गया, क्योंकि मजदूरों जल्दी निकल जाते, सुबह जल्दी चले जाते हैं। हाँ। अपने कार्यकर्ता और कर्मचारी, और शाम को चले जाते, तो बैठ के कलेक्टर भी अच्छे, सारे अधिकारी भी लगे हैं, रात के 11 बजे तक फिटिंग हो रही, तो मतलब स्पीड से हो रहा है। तो ऐसे काम मिल जाते तो यही छोटे, पर बाकी तो है। सामाजिक आप सामाजिक नेता हैं, समाज का काम तो समाज की सेवा तो करनी पड़ेगी, हमेशा करनी पड़ेगी। दूसरा एक और मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि भाई साहब ने परिक्रमा की नर्मदा जी की, आपके मन में कभी सवाल आया? नहीं, परिक्रमा मैंने भी की। अच्छा, आपने भी की, मैंने भी की। अच्छा, साथ में की, अलग अलग की? एक झाड़ियों में साथ में की। अच्छा, जो सूलपानी की झाड़ी है, उसमें इस तट पे, जो अगर बात करें तो दक्षिण तट की हमने उनके साथ करी थी, गुरुजी भी थे। नहीं दक्षिण, उत्तर तट की, दक्षिण में तो वो भी निकल गए थे यहाँ से, उत्तर तट की उस तरफ वाली हमने साथ करी। बाद में दूसरी परिक्रमा में, और इसके बाद मैं भी परिक्रमा में गया था, तो मैंने पैदल की एक बार, और पूरी परिक्रमा? पूरी पैदल। कितना टाइम लगा भाई साहब? लगभग 7-8 महीने। 7-8 महीने? हाँ, तो 7-8 महीने नहीं, हमने तो वो सिर्फ वहाँ करके, मतलब गुरु जी से भालभूते तक रहे, भालभूते फिर इसके बाद चले गए थे। उसमें दिग्विजय सिंह जी का ये चल रहा था, तो अलग से करी पैदल सिंगल। और फिर मंडी जब अध्यक्ष बन गए, तो गुरु जी की सेवा में गए, और फिर विधायक बने। फिर 2000 में भी एक में भी करी, और फिर 2004 में भी करी, गाड़ी से उनके साथ, ऐसे 3 बार। तो नर्मदा की सफाई का अभियान के बारे में? नर्मदा जी, अभी भी अच्छी बात यह है कि जागरूकता कारण लगभग हम लोग, गुरु जी ने सफाई अभियान का एक चल रहा, क्योंकि जब परिक्रमा में थे तो जहाँ भी जाते थे, देखो नर्मदा जी तो जितने भी घाट हैं जहाँ मेला भरते हैं, या घाट मान लो उदाहरण बर्नमान घाट, अमरकंटक का है, जबलपुर ग्वारी घाट का है, भेड़ा घाट का है, यहाँ अपने होशंगाबाद का है, जितने भी घाट, वहाँ गंदगी ज़्यादा है। हाँ, घाट मतलब गंदगी होना निश्चित है, निश्चित होना। नेचुरल तरीके से अगर माई बह रही है, तो उसको आप कभी देखेंगे तो जो जितना वजन का कचरा होता है, वो उसको उठा के, बरसात में आप कभी देखना, नर्मदा जी किनारे ध्यान से देखना, किनारे पर आ जाएगा तो चिंदी वहाँ चिपकी है, फिर यहाँ लगा, धीरे 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 पूरा कचरा वो अपने तरीके से वो सबको एक तरफ कर देती। सफाई होना चाहिए, सही बात, मगर नर्मदा जी हैं या जो नदी बह रही, तो वो अपने हिसाब से उसको ठीक ठाक करती है। कभी मुहाती तो इस तरफ आ गई, उसका बहाव भी कई बार बदल जाता है। नहीं, जैसे गंगा सफाई अभियान भी चालू हुआ, सरकार ने वो एक एक्ट बना करके उसको मंत्री भी वहाँ अपॉइंट किया। ऐसा यहाँ नहीं हो सकता? यहाँ भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि होगा उसमें, और होना भी चाहिए। अभी अपने यहाँ का जल A ग्रेड का जल है, शायद किसी नदी का नहीं है, नर्मदा जी का जल A ग्रेड का है अभी है। मतलब जितनी भी नदियाँ बताई जा रही, उसमें सबसे अच्छी नदी अभी, क्योंकि नर्मदा जी तो कोई ग्लेशियर से तो है नहीं, तो उसको उसकी सहयोगी नदियों को में भी जल अभी लगभग, नरसिंहपुर जिले की बात करें, 12 नदियाँ लगभग सूख गई। और हम लोगों ने भी उस समय, अब सरकार की ऐसी मंशा थी, भाई सब जल शक्ति, मतलब सारी नदियाँ जितनी हैं उसमें अब डैम बन रहे हैं। अच्छी बात जी है, अभी नदी नहर से चल रही, जितनी भी नदियाँ, नहर में पानी खुलता है, हमसा नहर में खुलता है, यहाँ जाके ऊमर में खुलता है, नीचे सेड़ है, फिर यहाँ छोटी और नदियाँ हैं, मछरेवा है, दुधी है, शक्कर है, ये सारी नदियाँ नरसिंहपुर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, और भी नदियाँ हैं,
तो यहाँ की जो हमारा जो रानी अवंतीबाई नहर परियोजना है, उससे वो नदियाँ चल रही। उसके पहले मतलब अगर नहीं होता तो ये नदी वो सूख जाती। तो अब ये जिसमें सब में डैम हो स्वीकृत हो गया और बैराज बन रहा है, तो अब उसका ठीक रहेगा। मैं मुझे मानता हूँ नदी के संरक्षण के लिए अच्छा काम है ये होना चाहिए, तभी नदी बचेगी, बचेगी। 2023 में चुनाव नहीं लड़ने से थोड़ा सा उदासी तो आई होगी? नहीं, कोई उदासी नहीं आई, अपसेट नहीं हुआ बिल्कुल? नहीं, कोई मतलब उनमें और हमारा क्या अंतर है? मैं लड़ूंगा, वो लड़ी, तो उसमें अलग से तो हम लोग कोई अलग अलग तो है नहीं। ऐसा नहीं लगा कि वो टेम्परेरी आ गए, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय नेता है। नहीं, कोई टेम्परेरी नहीं। अच्छा। उनके पीछे तो मतलब कॉलेज छात्र राजनीति है, बचपन से काम करना है, तो उसमें कोई उदासी का कोई सवाल है नहीं। पहले की पढ़ाई किताबों से पढ़ा, इंटरनेट से नहीं पढ़ा उन्होंने? किताबों से पढ़ा, वैदिक गणित जिसको कहते थे, वैदिक। ये अभी बिहार चुनाव हुआ, इसमें वोट चोरी बहुत चला, क्या है ये सब? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ग्रोह है उसके सदस्य के रूप में मैं उनको मानता हूँ, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, और उसी की ये उपज है। अच्छा। वो चाहते उनको हमारे जो युवा हैं उनको भ्रमित कैसे करके और देश में अस्थिर लाना चाहते हैं। वो अपने आप कुछ बनना नहीं चाहते, वो खुद नहीं बनना, खुद बनना नहीं चाहते, वो इसको देश को अस्थिर करना चाहते, ऐसा मेरा मानना है। इस हिसाब से वो EVM की बात करें, चाहे हम अपने संविधान की बात करें, चाहे वो अपने वोट चोरी की बात करें, SIR क्या वोट चोरी है? हम आप सभी जानते, जो भी पढ़ा लिखा है उसकी आपकी एक बार आपका यहाँ अगर कहीं आपकी वो बन गई तो एक दस्तावेज बन गया, आप दोबारा ना नाम जुड़वा सकते और ना नाम उसमें से कहीं आपको हटाना तो आप आवेदन कर सकते। अब इतने सारे नाम हैं, मान लो करोड़ों से नाम उसमें काटे जा रहे हैं उसमें, तो आपका नाम एक व्यक्ति, आपने वोट चोरी, एक आध व्यक्ति तो बताओ उसने कहा कि मेरा नाम यहाँ से नहीं है, मैं वोट नहीं डाल रहा हूँ। पूर्व राज्य मंत्री, 2 बार के विधायक और शिक्षित, युवा, एनर्जेटिक, यंग, समाज सुधारक, कई प्रकार के समाज सुधारने के लिए काम किए हैं। नर्मदा संरक्षण में भाई साहब ने काम किया है, और इनके साथ बैठ कर के, इनके साथ दिल की बात सुन कर के बहुत अच्छा लगा। और भाई साहब अंत में कुछ और कहना चाहेंगे? मेरा खासकर युवाओं से यही निवेदन और आग्रह है, ये युवाओं का देश है, आने वाला समय आपका है, और अच्छा भी आपके लिए होगा, बुरा भी आपके लिए होगा। यही निवेदन है कि ये देश, अगर कोई चीज़ हमारी है तो उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं। युवा देश है तो पूरे विश्व में आपके लिए मैदान खाली है, पूरे विश्व स्तर पर हम काम करें। अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम जाएं, बहुत सारे युवा नौकरी पेशा को रास्ता चुनते हैं, और निवेदन यही है कि वो अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर पूरे विश्व में भी हम अपना कब्जा जमा सकते हैं। निवेदन के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल के साथ हुई इस खास बातचीत में कई बड़े मुद्दे सामने आए। कृषि और किसानी पर उनकी स्पष्ट सोच, नर्मदा संरक्षण को लेकर चिंता, लोधी समाज के उत्थान की दिशा में उनके सुझाव, चुनावी राजनीति पर खुलकर विचार और राहुल गांधी पर लगाए गए गंभीर आरोप। पटेल ने साफ कर दिया कि विचारधारा में दुविधा नहीं होती, और यही बात उनके हर जवाब में दिखी। मध्य प्रदेश की राजनीति, समाज और प्रशासन को लेकर उनका अनुभव और नजरिया कई सवाल खड़े करता है और कई जवाब भी देता है। फिलहाल इस बेबाक बातचीत में उन्होंने अपनी भूमिका, अपनी प्राथमिकताओं और अपने राजनीतिक भविष्य पर जो कुछ कहा, वह निश्चित तौर पर आने वाले समय में चर्चाओं का हिस्सा रहेगा। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।